हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से उड़ान इन्फिनिटी में स्वागत है। आज हम हाजिर हो चुके हैं आपकी न्यू करंट अफेयर्स की एनालिसिस लेके। पिछले हफ्ते की घटी हुई घटनाएं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस आपके सामने हैं। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा और आज की इंपॉर्टेंट खबरों में क्या आपके साथ सुर्खियां सामने आ रही हैं। खबर देखते हैं कहाँ से आ रही है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट खबर हमारी इंडियन रिलीजन इंडियन पोर्शन से आ रही है, इंडियन टेरिटरी के अंदर से आ रही है, जो कि वन रैंक वन पेंशन की एक रैंक एक जो आर्मी पर्सोनल्स के लिए स्पेशली ये आर्मी पर्सोनल्स के द्वारा ही चलाई जा रही है कि एक रैंक और एक पेंशन की स्कीम लाया जाए इंडियन आर्मी के अंदर और डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया का उसके अंदर की एक रैंक और एक पेंशन की जो इससे पहले रिटायर हुए हैं बाद में रिटायर हुए हैं उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट ना हो, टाइम्स लाइबिलिटी के हिसाब से सबको पेंशन मिले। इस हिसाब पर ये क्यों न्यूज़ चर्चा में क्यों है, क्यों ये न्यूज़ चल रही है और क्यों लोग बाग इस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं कि एक रैंक और एक पेंशन होनी चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ disbursed more than 42,700 crore to 20.6 lakh retired defense personnel under the one rank one pension scheme। भारत की जो एक रैंक एक पेंशन जो स्कीम है इसके अंडर में चलते हुए भारत ने तकरीबन 42,700 करोड़ रुपए 20 लाख भारतीय सैनिकों को जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं डिफेंस से दिए हैं, विच वॉज नोटिफाइड 5 years अगो इन 2015। और इस पेंशन इस स्कीम को 2015 में 5 साल पहले लाया गया था। स्लोगन में आप देखें, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट एंड डिफेंस ब्रदरहुड, डिस्ट्रिक्ट एस नागार माहौली पंजाब का ये फोटो है जहाँ पे वन रैंक वन पेंशन के खिलाफ ये सभी 6 रेजिमेंट के जो बंदे हैं वो धरना धरने आ रहे हैं। का संघर्ष जारी रहेगा जब तक लागू नहीं हो जाती है। तो इनका ये कहना है कि वन रैंक हो और वन पेंशन हो, अलग अलग रैंक के हिसाब से अलग अलग पेंशन जो डिसाइड करी गई है वो नहीं होना चाहिए, एक रैंक और एक पेंशन सबको मिले और एक टाइम लाइबिलिटी इसके हिसाब से मिले। सो ये जो पुराने ओल्ड रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ उन्होंने इस चीज़ के लिए रखी है गवर्नमेंट के आगे बुहार। क्या है, क्यों ये न्यूज़ चर्चा में है, क्यों लोग बाग इस चीज़ की डिमांड करें, ये ORP क्या सिस्टम है, वन रैंक वन पेंशन। ORP जो है OROP वन रैंक वन पेंशन का मीनिंग है कि पेमेंट ऑफ द सेम पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विसेज। इनका इस पेंशन के तहत इस स्कीम के तहत ये एक स्पेशल सेगमेंट है कि जो पेमेंट करी जाएगी पेंशन की सेम पेंशन मिलनी चाहिए टू मिलिट्री ऑफिसर, जो मिलिट्री के अंदर काम करने वाले ऑफिसर्स हैं उनको, फॉर द सेम रैंक, जो सेम रैंक के एक समान पद के जो ऑफिसर्स हैं उनको समान पेंशन मिलनी चाहिए, एक ही स्तर की पेंशन मिलनी चाहिए फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस, जिन्होंने एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम पीरियड के लिए काम करा है। क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर या इंडियन डिफेंस सर्विसेज के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन और लॉन्ग सर्विस कमीशन दो तरीके के कमीशन होते हैं लोगों को जो रिकमेंड करा जाता है एज एन ऑफिसर। तो इनका ये है कि एक पेंशन जो है एक रैंक को एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। तो अगर कोई ऑफिसर सेम पेंशन पे अपॉइंट करा गया, अगर उसको किस लाइबिलिटी में आता है, तो उन सभी ऑफिसर्स को एक ही पेंशन स्कीम के तहत, अब वो चाहे छोटे टाइम पीरियड के लिए काम करें या बड़े के लिए, तो एक ही पेंशन उन्हें मिलनी चाहिए। अगर रैंक कोई SM से, जब सपोज एग्जांपल सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हुआ है तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में हुआ है चाहे वो लॉन्ग सर्विस कमीशन में हुआ है, तो पेंशन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि रैंक एक है तो पेंशन भी एक होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए इन्होंने इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस पेंशन इस स्कीम के तहत ये था कि 2015 से पहले जितने भी ऑफिसर रिटायर्ड थे उनको इसमें शामिल करा गया था। इसके बाद के टाइम पीरियड के अंदर जो ऑफिसर रिटायर्ड हुए थे 2014 के बाद के, उनको इसमें शामिल नहीं करा गया था और उन्हें इस प्रोग्राम से इसी चीज़ की खामियां बेसिकली दिक्कत रही, या फिर उन्होंने इसके खिलाफ थोड़ा सा अपना संघर्ष जाहिर करा कि एक पेंशन एक रैंक और एक ही स्कीम के लिए होनी चाहिए, रिटायरमेंट डेट को इंक्लूड ना कराया जाए, इसको हटाया जाए। अगर कोई भी जिस पद से रिटायर्ड हुआ है चाहे वो बाद में हो या पहला हो, उसको स्कीम के तहत पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, क्या इसका रीज़न है, इसमें आगे देख लेते हैं। बिफोर वन रैंक वन पेंशन OROP आने से पहले, वन रैंक वन पेंशन प्रोग्राम जो 2015 में लॉन्च करा गया, इसको आने से पहले एक्स सर्विसमैन यूज टू गेट पेंशन एज पर द पे कमीशन रिकमेंडेशन ऑफ द टाइम।
आर्मी और डिफेंस सिस्टम के अंदर जो लोगों को पेंशन मिलती थी वो मिलती थी किस चीज़ पर, कमीशन रिकमेंडेशन के दौरान, कि किस कमीशन में उन्हें रिकमेंड करा गया। अगर उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन में रिकमेंड करा गया तो उन्हें कम पेंशन दी जाती थी, और अगर उन्हें लॉन्ग टर्म कमीशन के अंदर रिकमेंड करा गया तो उन्हें ज़्यादा पेंशन दी जाती थी। तो ओ आर ओ पी आने से पहले ये था कि पेंशन में डिफरेंस था। व्हेन दे हैड रिटायर्ड, जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनको उस हिसाब से पेंशन मिलती थी। टर्म ऑफ रिकमेंडेशन के हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म में रिकमेंडेड हुआ है तो उसको उस हिसाब से पेंशन, शॉर्ट टर्म में शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो रिकमेंड हुआ है ऑफिसर, उसे उस हिसाब से पेंशन मिलती थी। और जो ऑफिसर लॉन्ग कमीशन के लिए रिक्रूट हुआ है, 15 साल से ज़्यादा के लिए रिक्रूट हुआ है इंडियन आर्मी में, इंडियन एयर फोर्सेज में और इंडियन नेवी के अंदर, उसे उस हिसाब से पेंशन मिलती थी। सो उत्तर प्रदेश एंड पंजाब हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआरपी बेनिफिशरीज। उत्तर प्रदेश और पंजाब जो दो ऐसे हमारे स्टेट हैं जहां पर ओआरओपी जो बेनिफिशरीज, ओआरओपी जिन लोगों को मिल रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं मिलिट्री पर्सनल्स, आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल हु हैव रिटायर्ड टिल 30 जून 2014। ऐसे आर्मी पर्सनल्स, ऐसे आर्मी के व्यक्ति जो कि 30 जून 2014 तक रिटायर्ड हो चुके हैं। कौन सी डेट शामिल है, 30 जून 2014 तक रिटायर हो चुके हैं, आर कवर अंडर इट, वो इसमें आते हैं। और इसी चीज़ पर संघर्ष चल रहा है कि इस डेट को हटाओ, आप सबको इकट्ठा शामिल करो, डेट के हिसाब से नहीं होना चाहिए। इसी बात पर चल रही है इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट, कि आप सबको वन पेंशन और वन स्कीम के अंदर लेके आओ, डेट को रिस्पेक्ट मत करो। यही चीज़ पर संघर्ष चल रहा है कि जो 30 जून 2014 से पहले रिटायर्ड हुआ उन्हें इसमें शामिल करा जाएगा, बाद वालों को शामिल नहीं करा जा रहा, और उन पर इसी चीज़ पर बहस हो रही है। So the implementation of the scheme was based on the recommendation of the कोशियार कमेटी। जो कोशियारी कमेटी है इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये चल रही है कि इस ओआरपी सिस्टम को, वन रैंक वन पेंशन सिस्टम को किस कमेटी ने लेके आया था, कोशियारी कमेटी। तो सीडीएस एग्जाम के हिसाब से, सीपीएफ एग्जाम के हिसाब से, यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, स्टेट पीसीएस के एग्जाम से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्प्लीमेंटेशन किसने करी थी इस स्कीम की, किसने रिकमेंडेशन दी थी, कोशियारी कमेटी ने दी थी। 10 मेंबर की ये कमेटी थी, सभी पार्लियामेंट पैनल के अंदर बिलोंग करे थे। अंडर द चेयरमैनशिप वो भगत सिंह कोशियारी, और इसके चेयरमैन कौन थे कमेटी के, भगत सिंह कोश्यारी जी थे। तो भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री पैनल पे चलते हुए इस कमेटी ने रिकमेंडेशन रखी कि ओआरपी सिस्टम आना चाहिए, वन रैंक वन पेंशन सिस्टम आना चाहिए, जिस बात पर पंजाब के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो थोड़ा सा है संघर्ष चल रहा है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं कहाँ से आ रही है, पंजाब प्रांत से रिलेटेड होने वाला, पंजाब के प्रांत से थोड़ा सा दूर जहाँ लाहौर का बॉर्डर लगता है और पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है, करतारपुर साहब जो गुरुद्वारा है, जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिम साइट है सिख रेजिमेंट का और सिख कम्युनिटी का, उसको न्यूज़ में चर्चा में देखा जा रहा है। क्या है इंपॉर्टेंट, क्यों ये चर्चा में है, करतारपुर साहब जो गुरुद्वारा है, देखते हैं। सो इंडिया हैज़ क्रिटिसाइज पाकिस्तान, इंडिया ने अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा है और बहुत गुस्सा जाहिर करा है। इंडिया ने अभी क्रिटिसाइज पाकिस्तान डिसीजन टू ट्रांसफ़र दी मैनेजमेंट ऑफ करतारपुर साहिब गुरुद्वारा फ्रॉम ए सिख बॉडी टू ए सेपरेट ट्रस्ट। अभी अभी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के अंदर जो रीजन आता है करतारपुर साहब का, वहाँ पर जो मैनेजमेंट का काम होता था, क्योंकि ये सिख पिलग्रिमेज साइट है, बहुत बड़ी गुरुद्वारा है यहाँ पर, बहुत जिसकी मान्यता ज़्यादा है, वहाँ पर जो मैनेजमेंट सिस्टम था वो पहले एक सिख कम्युनिटी के पास था, और पाकिस्तान ने वो करतारपुर साहब गुरुद्वारा जो है उसकी मैनेजमेंट को एक सिख कम्युनिटी और सिख बॉडी से हटा के किसी दूसरे ट्रस्ट को दे दिया है। तो भारत ने इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर करा है, क्योंकि वो स्पेशली उनके मोरल और इमोशनल पैरामीटर से राइट करता है। इस खबर के की पॉइंट्स क्या हैं, क्यों ये इतनी चर्चा में, क्या इंपॉर्टेंट खबर है इसके अंदर, क्यों ये इतनी चर्चा में दिख रहा है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है ऑल्सो नोन एज दी गुरुद्वारा दरबार साहिब, इसको गुरुद्वारा दरबार साहब भी कहा जाता है। इसको गुरुद्वारा दरबार साहब भी कहा जाता है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है उसका दूसरा नाम गुरुद्वारा दरबार साहिब भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु नानक देव जी से रिलेटेड है। यहाँ पर उनका जन्म जो है उन्होंने अपने टाइम पीरियड बिताया था यहाँ पे बहुत लंबा। इट इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान नारोवाल डिस्ट्रिक्ट, ये पाकिस्तान के इंडिया पोर्शन से टच होते हुए जो बिल्कुल सीमा के निकट है, नारोवाल एक जगह है, उसमें ये आता है। आपने नाम ऑलरेडी बहुत कई बार उसमें भी सुना होगा, न्यूज़ में, मूवीज़ में भी कई बार सुना होगा। नारोवाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है, अक्रॉस रिवर रवि, और रवि नदी के ये किनारे पर है।
नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और रवि नदी जो कि पंजाब को भी पार करती हुई जाती है में डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल प्लेस ऑफ द सिख। सिख कम्युनिटी के लोगों का ये एक बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन भारत इतिहासकार लोगों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा ये कहना है, फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक देव हैड अराइव्ड इन द करतारपुर बिटवीन 1520 एंड 1522। हिस्टोरियंस के हिसाब से कहना है, जो इतिहासकार हैं, कि जो पहले गुरु हैं सिखों के, श्री गुरु नानक देव जी, वो करतारपुर साहब में पधारे थे 1520-1522 के बीच में, और उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 18 साल अपनी लाइफ के यहाँ पर स्पेंड करे, यहाँ वो रहे करतारपुर साहब में। इट वॉज इन करतारपुर वेयर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिख रिलीजन, और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसी करतारपुर गुरुद्वारे की और इसी करतारपुर जगह में गुरु नानक देव जी ने जो है फाउंडेशन ऑफ सिख रिलीजन, जो सिख समुदाय है, उसकी नींव रखी थी। सो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उनके इमोशनल चीज़ों से रिलेटेड। सो द करतारपुर कॉरिडोर वाज थ्रोन ओपन इन 2019। तो करतारपुर जो कॉरिडोर है उसे 2019 में भारत के अंदर रहने वाले जो पिलग्रिम्स हैं, जो इस साइट को विजिट करने के लिए जो वहाँ पर जाते हैं श्रद्धालुगण, उनके लिए 2019 में इस श्राइन को और इस कॉरिडोर को, करतारपुर साहब कॉरिडोर को, जो कि भारत और पाकिस्तान को लिंक करता है, जोड़ता है, बनाया गया, और 2019 में सभी जो श्रद्धालुगण हैं उनके लिए ओपन करा गया था। गुरु नानक देव जी के बर्थडे पर इसे ओपन करा गया था, जब उनका 55th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस पर इनको ओपन करा गया था। इसको एक बार हम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है। सो भारत की सीमा के अंदर ये इंडो पाक बॉर्डर है, जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये भारत पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है, और इंडियन प्रेसिडेंसीज के अंदर आती है। तो भारत के गुरदासपुर में एक जगह है डेरा बाबा नानक साहब जी, ये बाबा नानक देव जी का डेरा माना जाता है यहाँ पर। इस गुरुद्वारे से लिंक करा जाता है बॉर्डर को, जो इंडो पाक बॉर्डर है, एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसकी जो डिस्टेंस है तकरीबन 2 किलोमीटर की है। ये जो कॉरिडोर है करतारपुर कॉरिडोर, ये कितने डिस्टेंस का है, ये इंपॉर्टेंट खबर है, 2 किलोमीटर लंबा ये है, और रवि रिवर को, जो रवि नदी है, उसको पार करते हुए जाता है। ये सेकंड चेनाब नदी है जो पार करके आ रही है। रवि यानी जो रवि नदी है उसके किनारे पर ये बसा हुआ जो है हमारा करतारपुर गुरुद्वारा है, और ये जो भारत के अंदर गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक साहब, और उसको जोड़ता है इस कॉरिडोर के थ्रू, जो कि दूसरा गुरुद्वारा है करतारपुर के अंदर। तो पाकिस्तान की ने इसकी जो मैनेजमेंट बॉडी थी, सिख लोगों के पास थी, उसे किसी दूसरी ट्रस्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो भारत ने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाया, और भारत ने इस चीज़ को उनका खंडन किया कि उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी उन्हें ये चीज़। सो अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर चल रही है इस टाइम के अंदर, वो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में ऑलरेडी इलेक्शंस चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। सो यूएस के अंदर जो इलेक्शंस चल रही हैं, उनका भारत के इकोनॉमिकल सिस्टम पर, भारत के यूएस के साथ रिलेशंस पर, हमारी यूरोपियन यूनियन के ऊपर, या हमारे यूएन के अंदर जो देश शामिल हैं उनके ऊपर, या हमारी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है ये न्यूज़, क्यों इतनी चर्चा में आ रही है ये खबर, इस खबर की स्पेशलाइजेशन देखते हैं, क्यों ये चर्चा में है। ये न्यूज़ क्यों है। इम्पैक्ट ऑफ यूएस इलेक्शन रिजल्ट ऑन इंडिया, भारत पर यूएस का, यूनाइटेड स्टेट के इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्यों ये चर्चा में है। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन, जो पर्सन का नाम है, अभी ये इलेक्टेड हुए हैं, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर हैज़ डिफीटेड डोनाल्ड ट्रंप टू बिकम 46th यूएस प्रेसिडेंट। जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अभी अभी हराया है, और ये यूएस के 46वें प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अभी इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की क्या हुई, शिकस्त हुई, और जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जो जूनियर है, इन्होंने अब नए सॉन ऑन करना है, और ये यूएस के नए 46वें प्रेसिडेंट बनेंगे। बाइडेन्स रनिंग मेट कमला देवी हैरिस, बाइडेन के समन्वय चलने वाली जो मेट उनकी है कमला देवी हैरिस, नाम जो है इंडियन नज़र आ रहा है, थोड़ा सा एंग्लो इंडियन नाम नज़र आ रहा है। ये
Kamala Devi Harris has become the first woman and the first Indian African American Vice President. ये पहली वो महिला है जो कि इंडियन एंड अफ्रीकन अमेरिकन, जो भारत से आज़ादी के टाइम पे या फिर उससे पहले अफ्रीका और अमेरिका में जो लोग बाग ट्रांसफ़र हो गए थे, जब उस टाइम सिस्टम था, लोग गोल्डन पिरामिड का जो आप अपनी थ्योरेटिकल स्टैटिक पोर्शन में जो आप जीएस में पढ़ेंगे, उस टाइम जो अफ्रीकन या अमेरिका में जो जाके भारतीय दूतावास के लोग बस गए थे, जो ले जाए जाते थे वहाँ पर किसी भी तरीके से, सो उनमें से जो है कमला देवी हारिस जो है ये इंडियन कस्टम से बिलोंग करती हैं, और ये पहली महिला हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है इलेक्ट होके न्यूट्रल तरीके से यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफ द कंट्री. बाइडेन एंड हैरिस विल बी स्worn ऑन इनटू द ऑफिस ऑन 20 जनवरी 2021. दोनों ही नेता जोसेफ रॉबिनिटी बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट बन रहे हैं और कमला देवी हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनेगी यूएस की, 20 जनवरी 2021 को शपथ ग्रहण करेंगे. आगे देखते हैं द यूएस हैज़ ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो ये क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो यूएस का है वो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ पर गवर्नमेंट बॉडी जो है वो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है. एग्जीक्यूटिव सिस्टम अलग होता है, लेजिस्लेटिव सिस्टम अलग होता है, और जुडिशरी सिस्टम अलग होता है. और वहाँ पर जो सुप्रीम पावर है वो प्रेसिडेंट की मानी जाती है, वो स्टेट का भी हेड होता है और एग्जीक्यूटिव का भी हेड होता है. सो इसमें देखते हैं क्या है कि भारत का और अमेरिका का यानी यूएस का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो किस हिसाब से अलग है. सो यूएस के पास जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर प्रेसिडेंट सबसे हेड माना जाता है, और हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है. वेयर इंडिया हैज़ दी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और जबकि भारत के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है. देयर आर सेवरल वेज इन विच यूएस इकोनॉमी, इट्स हेल्थ एंड पॉलिसीज चॉइसेस ऑफ द इट्स गवर्नमेंट अफेक्ट इंडिया. इन चुनाव के बाद बहुत अलग अलग नज़रों में यूएस की इकोनॉमी के ऊपर भारत और अमेरिका की पॉलिसीज़ और बायलेटरल समिट्स और उनकी एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जो दोनों देशों ने आपस में मैत्रिक संबंध स्थापित करते हुए जो चीज़ें साइन करी हुई हैं, अर्लियर डोनाल्ड ट्रंप के साथ थी, अब बाद में जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन के साथ हैं. काफ़ी प्रभाव पड़ेगा उनके गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं और इंडिया को किस हिसाब से वो अफेक्ट करेंगी. बोथ दी कंट्रीज हैड रिसेंटली 2+2 डायलॉग. अभी फिलहाल दोनों ही कंट्रीज़ का 2+2 का जो है डायलॉग सिस्टम. ये 2+2 के आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं. 2+2 का मीनिंग है भारत की तरफ से भी 2 इंपॉर्टेंट डिग्निटीज़ और पर्सनालिटीज़ मीटिंग में और समिट्स में और बैठकों में भाग लेती हैं, और उनकी तरफ से भी रहती है 2 इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं. बेसिकली प्रायोरिटी दी जाती है एक फिनांस को और एक डिफेंस को. सो डिफेंस हेड जो हैं हमारे, और जो हमारे इंडिया के फिनांस हेड हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हों या वो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी से रिलेटेड हों, वो सभी इन मीटिंग में भाग लेते हैं. तो 2 उनके होते हैं और 2 हमारे होते हैं, और इस सिस्टम को, इस फॉर्म ऑफ मीटिंग को 2+2 डायलॉग मीटिंग कहा जाता है. आगे देखते हैं कि इस इलेक्शन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है. सो क्रक्स देखा जा रहा है, भारत बीचों बीच है. डोनाल्ड ट्रंप जो कि अर्लियर प्रेसिडेंट थे यूएस के, और जोसेफ रॉबिनेटी बाइडेन जो कि अब नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यूएस के. इलेक्शन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, और भारत का दोनों के ही साथ एक अलग समावेश है. तो ये चीज़ करंट न्यूज़ में पढ़ने वाली है कि क्या क्या रहेगा. तो ये इम्पैक्ट लंबा हो जाएगा, आप इसे एनालिसिस में देखेंगे यूपीएससी के द्वारा. सो 4 years ऑफ डिमोनेटाइजेशन. इंपॉर्टेंट अगली खबर जो सबसे नज़र आ रही है वो ये है, डीमोनेटाइजेशन जो विमुद्रीकरण हुआ था, आज उसे 4 साल हो चुके हैं. 2016 में हुआ था 8 नवंबर को, आज 2020 चल रही है. तो 8 नवंबर 2020 की ये खबर है, क्योंकि आज से 4 साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था. क्या है इसका देखते हैं, क्यों ये चर्चा में है. 8 नवंबर 2020 मार्क द 4-year एनिवर्सरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन when ₹500 and ₹1000 नोट वर विड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम इन 2016. 2016 में 500 और 1000 के नोटों को जो खारिज कर दिया गया था, अमान्यता घोषित कर दी गई थी. तो 4 साल पहले डिमोनेटाइजेशन होता है, उसकी जो चौथी एनिवर्सरी है मनाई जा रही है. 4 साल हो चुके हैं इस घटना को. डीमोनेटाइजेशन, इट इज़ द एक्ट ऑफ स्ट्रिपिंग
करेंसी क्या है ये डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण क्या था इसके अंदर। सो स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टैट्यूट्स एज ए लीगल टेंडर, कोई भी जो करेंसी है कानूनी तौर पर उस करेंसी को वो स्टेटस से, उस स्टैट्यूट से हटा देना। कोई किसी लेवल पर किसी नोट जैसे 500 और 1000 के जो नोट थे उनको एक स्टेटस प्रोवाइड करा गया था स्टैट्यूट भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि इस नोट की एक वैल्यू, एक स्टैट्यूट है कि इनकी मुद्रा का इतना मान्य है। उसे लीगल टेंडर के थ्रू चलते हुए, लीगल समावेश के चलते हुए डिमोनेटाइज कर दिया गया था, स्ट्रिप आउट कर दिया गया कि अब ये मान्यता नहीं रखते हैं। इट अकर्स वेन एवर देर इज ए चेंज ऑफ नेशनल करेंसी, ऐसा तब होता है जब किसी भी देश के अंदर राष्ट्रीय मुद्रा में बदलाव होते हैं। एंड द करंट फॉर्म ऑफ मनी इज पुल्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन एंड रिटायर्ड ऑफन टू बी रिप्लेस विद द न्यू नोट्स और करेंसी, और तब करा जाता है कि पुराने नोटों को या पुरानी करेंसी को एक्यूमुलेटली लिया जा सके, लोगों से कलेक्ट करा जा सके, और न्यू करेंसी जो बनाई जा रही है और जो डेवलप करी गई है या जो जिसे इम्प्लीमेंट करना है वो लोगों तक यानी अपनी इकोनॉमी में पहुंचाई जा सके। अब देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर कहाँ से, हमारी इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है और हमारी साइंस एंड टेक के अंदर भी इसे आप काउंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही क्या है, पिटीशन फॉर डिक्लेयरिंग ESA अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी अभी एक पिटीशन दायर करी गई है हाई कोर्ट के अंदर कि जो ESA है, जो है इकोनॉमिकल सेंसिटिव जो जोन है, कहाँ का, हमारे वेस्टर्न घाट का इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। वेस्टर्न जो हमारे घाट्स हैं भारत के, जो पश्चिमी घाट आते हैं, जो रीजन हमारा वेस्टर्न घाट का है पूरा का पूरा, ज्योग्राफी में आप इस चीज़ को देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पूरा पठारी सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का पूरा रेंज है, भारत का जो दक्षिणी पठार रीजन है बीच का, और जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं पश्चिम की तरफ अंत में, वेस्टर्न साइड जो इंडिया का है उसमें जो घाट जितना सिस्टम भी आता है, उनके अंदर जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करो। ये पिटीशन दायर करेगी। क्या ये चीज़ क्यों चर्चा में, एक बार इसे समझते हैं थोड़ा सा, आइए। सो रिसेंटली केरला बेस्ड एनजीओ ने, केरला के अंदर आने वाला एक एनजीओ है जिसमें फार्मर्स के लिए काम कराया जाता है, हैज़ मूव द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑन द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। अभी जो एनजीओ है जो कि केरला से बिलोंग करता है और फार्मर्स के लिए काम करता है, अभी अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करी है इस ड्राफ्ट को, इस नोटिफिकेशन को नज़रों में लाने के लिए कि वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ESA, वेस्टर्न घाट्स के अंदर इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली, ये इकोलॉजी से भी रिलेटेड है, ये साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है, ये करंट न्यूज़ एनालिसिस से भी रिलेटेड है, और ये आपके मॉनसून से भी रिलेटेड है, क्लाइमेटोलॉजी से भी रिलेटेड है, सारी चीज़ें इसके अंदर काउंट होती हैं। इस न्यूज़ में देखते हैं क्या है। तो उन्होंने कहा है कि जो ESA है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, जो एक यूनिट है वहाँ की, जो एक स्कीम है, उसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करो। क्यों भाई, क्या हो गया? इट हैज़ सॉट अ डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू नॉट इम्प्लीमेंट द माधव गदगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये क्यों है, ये रिकमेंड करी गई है किस डायरेक्शन के तहत आते हुए, इट हैज़ सॉट अ डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट, डायरेक्शन गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान लाया गया, किस चीज़ के नाम के रिगार्डिंग लाते हुए गवर्नमेंट के पास दो रिपोर्ट्स रखी गई केरला के थ्रू, और वो गवर्नमेंट रिपोर्ट क्या है, डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंट दी, टू नॉट इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट के पास ये रिपोर्ट लाई गई कि आप इन दो कमेटीज़ को और इन दो रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट ना करो। माधव गदगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, जो इन दो स्पेशल पैनल ने, माधव गदगिल ने और कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट रिप्रेजेंट करी है गवर्नमेंट के सामने, उसे इम्प्लीमेंट ना किया जाए। ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट, की जो वेस्टर्न घाट है उसकी कंजर्वेशन के ऊपर उसे रिकमेंड ना करा जाए। इस चीज़ पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने एक पिटीशन दायर करी है कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वहाँ के लोगों का इसके अंदर स्पेशली जो राइट्स हैं वो नहीं देखे जा रहे हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी उनके राइट्स हैं, उनके पास जो मोरल डिग्निटिकल और प्लस इकोनॉमिकल और
फिनेंशियल जो उनके राइट्स हैं उन्हें ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, और ये कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश करी है वो उनको जो है उनकी हानि मान रही है। सो उन्होंने कहा कि इन दोनों रिपोर्ट्स को जो कि रखी गई हैं कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा और माधव गिदगिल कमेटी के द्वारा, उसे नहीं रखा जाए। इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं कि ये वेस्टर्न घाट क्यों है, क्यों लोग बाग जो वहाँ के किसान हैं इस कमेटी की रिकमेंडेशन को मना कर रहे हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है ये देखते हैं। सो इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल है, वेस्टर्न घाट के अंदर आने वाला इकोलॉजी, वहाँ के वातावरण को जो देखने वाला एक्सपर्ट पैनल है, ऑल्सो नोन एज गदगिल कमेटी, जिसका दूसरा नाम है गदगिल कमेटी, जो पीछे भी नाम आया था, एंड कस्तूरी रंगन कमेटी, और जो दूसरा नाम है कस्तूरी रंगन कमेटी। तो ये इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल है जो कि वेस्टर्न घाट के देखते हैं। ए हाई लेवल वर्किंग ग्रुप है were constituted to conserve and protect the biodiversity of the Western Ghat while allowing for sustainable and inclusive development of the region। इस कमेटी को स्पेशल बनाया गया था। ये हाई लेवल वर्किंग जो ग्रुप हैं उन लोगों की एक कमेटी है, कंस्टिट्यूट करी गई है, किस मकसद के लिए, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ का बायोडाइवर्सिटिकल रीजन है कहाँ का, वेस्टर्न घाट का, उसको कंजर्व करा जा सके, संरक्षित करा जा सके, प्रोटेक्ट करा जा सके और उसे डेवलप करा जा सके। किस काम के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और इस रीजन के जो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है उसके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। दे रिकमेंडेड दैट आइडेंटिफाइड जियोग्राफिकल एरियाज फॉलिंग इन द 6 स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु शुड बी डिक्लेयर्ड ईएसए। इस कमेटी का ये कहना था कि रिकमेंड करा था उन्होंने ये चीज़ कि कुछ आइडेंटिफिकल जोग्राफिकल एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाइड करा जा चुका है, कुछ ऐसे भौतिक एरियाज हैं, जोग्राफिकल एरिया हैं जो कि इन 5 स्टेट के अंदर आते हैं, और उन स्टेटों का नाम है सबसे पहले केरला, फिर कर्नाटका, साउथ के रीजन में आने वाले ये सभी स्टेट हैं, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, और तमिलनाडु, सभी जो है हमारे भारत के दक्षिणी छोर पर आने वाले राज्य हैं। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी हमारी जो ये बीच वाली जो लाइन है जो कि क्रॉस करके भारत को 2 इक्वलेंट पार्ट में तोड़ती है कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जितना भी सारे स्टेट्स इसमें आते हैं, केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र रीजन है, गुजरात है, तमिलनाडु है, इसके तकरीबन 6 स्टेट, जो इन 6 स्टेट हैं, इन 6 स्टेटों का अधिकांश जो एरिया है उसको डिक्लेयर कर दो ईएसए, इकोलॉजिक, इसको ईएसए घोषित कर दो, इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट घोषित कर दो। तो ये क्यों घोषित कर दो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर दो, कि यहाँ इकोलॉजी बहुत सेंसिटिविटी पे है और वहाँ पर डेवलप करने के लिए इस कमेटी को रिकमेंड करा जाए। तो अब वहाँ के किसानों ने इस चीज़ को मना करा। सो अब ये क्यों आगे ले रहे हैं, सो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द सेम वाज इशूड इन 2018, और इसी पे सेम एक ड्राफ्ट, एक नोटिफिकेशन जारी करा गया था जो 2018 में रिलीज करा गया था, मेंशनिंग द एरियाज टू बी नोटिफाइड इन ईएसए। 2018 में भी ये रिपोर्ट रखी गई थी इनके द्वारा कि किस किस एरिया को आप ईएसए, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में काउंट करें। तो इस बार इस रिपोर्ट को रिकमेंड ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई है केरला के 2 किसानों के द्वारा जो एनजीओ के लिए काम करते हैं। तो ये देखते हैं स्पेशली ये इंपॉर्टेंट खबर क्यों चल रही थी, तो ये इकोलॉजी में क्यों है काउंट, आप इसको काउंट कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रही है, नेशनल लीगल सर्विस डे, राष्ट्रीय कानून दिवस के ऊपर जो है एक न्यूज़ आ रही है, क्यों चर्चा में है। नेशनल लीगल सर्विस डे, लोगों को कानूनी जो सेवाएं हैं वो प्रदान करी जाए। नेशनल लीगल सर्विस डे जो है हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है, अवेयरनेस स्प्रेड करने के, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, कि एक इंश्योरिंग रीजनेबल फेयर एंड जस्टिस प्रोसीजर फॉर ऑल सिटीजन, कि भारत के सभी नागरिकों के पास एक फेयर, स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिल्कुल प्रारूप तरीके से जो जस्टिस है, जो कानून है वो पहुंचाया जा सके और उनको जस्टिस मिले। इस प्रोसीजर को दिखाने के लिए और इस प्रोसीजर की अवेयरनेस फैलाने के लिए कि सभी के लिए जो लॉ है, लॉ इज़ इक्वल फॉर ऑल, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं, इस अवेयरनेस को लाने के लिए। और जो पैनल में केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी और जो डिस्प्यूट्स में हैं जिनको अभी तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करा गया है, उसको सॉल्व करने के लिए नेशनल लीगल सर्विस डे हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्या ये न्यूज़ में है, क्यों ये चर्चा में, देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट चीज़। नेशनल लीगल सर्विस डे NSLD जो है हमारा, ये
फर्स्ट स्टार्ट करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1995 में, टू प्रोवाइड करने के लिए हेल्प और सपोर्ट किनको, पुअर लोगों को और वीकर सेक्शन को, जो सोसाइटी के हैं, जो गरीब लोग केस नहीं लड़ पाते हैं, जिनके पास प्रॉपर तरीके नहीं है, प्रॉपर एडवोकेट्स या प्रॉपर काउंसिल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और उनके केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, उनके लिए उनकी मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस NSLD को नेशनल लीगल सर्विस डे के तौर पर एक 1995 में शुरू करा, ताकि गरीब लोगों और वीकर सेक्शन की मदद हो सके। फ्री लीगल सर्विस दी जाती है इस प्रोग्राम के तहत सभी को इस दिन, और प्रोवाइडेड करे जाते हैं मैटर्स कोर्ट के अंदर बिफोर सिविल, क्रिमिनल और रिवेन्यू कोर्ट के अंदर। सिविल कोर्ट हो गए, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, जो रिवेन्यू कोर्ट है हमारे, और जो ट्रिब्यूनल्स हो गए, उनके अंदर फ्री लीगल एड दी जाती है, लोगों को लीगल सर्विसेज दी जाती है, लीगल जो लीगल हेल्प उनको चाहिए होती है इन सभी कोर्ट्स के अंदर, अगर किसी के केसेस चले तो उनको फ्री में जानकारी दी जाती है। अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल फॉर क्वासी जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, और जो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस हैं, अर्ध जो नागरिक कानून है उनको लाने के लिए, और जुडिशियल जो हमारे न्यायीकरण कानून है उनको दिखाने के लिए ये स्पेशल डे मनाया जाता है। इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, और संविधान के प्रोविजंस के तहत इसको चलाया जाता है। आर्टिकल अगर हम ये देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ ये चीज़ मेंशन है कि जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के अंदर नेशनल लीगल सर्विस डे को इम्प्लीमेंट करा लाया, ताकि जो गरीब और वीकर सेक्शन के लोग बाग हैं, जिन्हें काउंसिल से अच्छे एडवोकेट नहीं मिल पाते, जिनके केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, उन्हें इसका सोल्यूशन मिल सके। सो आर्टिकल 39A जो कि DPSP का पार्ट है, आप समझ गए होंगे देखते ही, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कस नहीं करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आता है, प्रोवाइड करता है कि स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द legal system promotes justice on the basis of equal opportunity, and shall in particular provide the free legal aid by the suitable legislation or scheme or any other way to ensure that opportunities for the securing justice are not denied to any citizen by the reason of economic or other disability। राज्य का ये उद्देश्य बनता है कि वो जस्टिस को, न्याय को प्रमोट करे और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आए। राज्य का ये निर्देश बनता है कि वो सभी को लीगल एड फ्री उपलब्ध करवाए और एक सस्टेनेबल तरीके से कार्यवाही को या कार्यपालिका को चलाए, और ऐसी स्कीम या और तरीके इंश्योर करे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे अपने राज्य के अंदर आने वाले लोगों को कि उनकी जो सोशल जस्टिस है सिक्योर करी जा सके, और किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरीके से इकोनॉमिकल डिसेबिलिटी होने के कारण, आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण अन्याय ना हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 39A जो DPSP का पार्ट है बनाया गया, स्टेट की ये ड्यूटी बनाई गई है। सो स्टेट इसके अंदर ये चीज़ चलते हुए, जो स्टेट है हर साल लोक अदालत और ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये चीज़ रखता है। लोक अदालत ध्यान रखेंगे, लीगल बैकग्राउंड से जो बंदे होंगे समझ गए होंगे, ये स्पेशल ट्रिब्यूनल में बनाए जाते हैं ताकि लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज दी जा सके, लोगों को फ्री जानकारी दी जा सके, उनके जो केसेस चल रहे हैं उन पर समझाया जा सके क्या और कैसे करना है। आर्टिकल 14 जो कि फंडामेंटल का पार्ट है, और आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, इसमें भी ये चीज़ मेंशन करी गई है। ऑल्सो मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू इंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ए लीगल सिस्टम विच प्रमोट्स जस्टिस एंड बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। आर्टिकल 14 काफ़ी चर्चा में भी रही है, इसके ऊपर कानून भी बना है। और आर्टिकल 22 सब क्लोज 1 में स्पेशली फंडामेंटल राइट में लोगों को ये ऑब्लिगेशन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि स्टेट का, यानी राज्य का, स्टेट वर्ड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन टेरिटरी को, भारत की रूपरेखा को, इंश्योर करता है कि सभी लोग बाग जो इंडियन सिटीजन में आते हैं उनको इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने उनकी सभी की समान छवि है, सब इक्वल हैं कानून के सामने, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एंड लीगल सिस्टम इस तरीके से इसको प्रमोट करे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कानून की नज़रों में। सो ये यहाँ पर इंश्योर करा जाता है, और ये खबर इस हिसाब से इंपॉर्टेंट चल रही है, इस चीज़ का इसका बैकग्राउंड है। डोबरा चैंती ब्रिज, अगली इंपॉर्टेंट खबर जो नज़र आ रही है, डोबरा चैंती ब्रिज, ये क्यों चर्चा में है, क्यों ये न्यूज़ में, देखते हैं कहाँ पर है। पौड़ी गढ़वाल के अंदर, जो हमारा उत्तराखंड का रीजन है, टिहरी गढ़वाल जो हमारा रीजन है, न्यूज़ में भी आपने काफ़ी बार देखा होगा, मूवी भी बनी है जो
शाहिद कपूर की टिहरी गढ़वाल के ऊपर, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटिकल सिस्टम की बहुत प्रॉब्लम रह चुकी है जो उसमें दिखाई गई है। टिहरी गढ़वाल जो रीजन है उसे डेवलप करने के लिए, टिहरी गढ़वाल का जो रीजन है वहाँ पे जो टिहरी लेक है उस लेक को डेवलप करने के लिए और वहाँ के लोगों के आसपास के रीजन के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे डेवलप करने के लिए एक ब्रिज का ओपन करा गया है वहाँ के सीएम के द्वारा। तो डोबरा चैंटी ब्रिज ओपन करा गया। क्यों ये चर्चा में देख रहे थे, रिसेंटली उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनोग्रेट करा है डोबरा चैंती सस्पेंशन ब्रिज को। सस्पेंशन ब्रिज है ये, यानी तार के माध्यम से इस ब्रिज को जोड़ के बनाया गया है। सस्पेंशन पे आधारित है ये, कॉइल्स के थ्रू जुड़ा हुआ है टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। की पॉइंट क्या है, एक 440 मीटर का लंबा ये डोबरा चैंती ब्रिज है जो इंडिया का लॉन्गेस्ट मोटरेबल सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज है। भारत का सबसे बड़ा मोटरेबल जिसमें मोटर्स चलेंगी और सिंगल तार पर आधारित लेन और सिंगल लेन यानी एक लेन पे चलने वाला सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। बिल्ट ओवर टिहरी लेक, टिहरी लेक के ऊपर इसे बनाया गया। टिहरी लेक कहाँ पर, उत्तराखंड में, ये टिहरी गढ़वाल के अंदर। इट विल कट ट्रेवल टाइम बिटवीन टिहरी एंड प्रताप नगर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 5.5 टू 1.5 आवर। पहले टिहरी बांध से, टिहरी इलाके से प्रताप नगर जाने के लिए जो कि झील के उस पार है, लोगों को तकरीबन 5.5 घंटे यानी 5.5 घंटे का समय लगता था। अब वो रिड्यूस होके इस ब्रिज के बनने की वजह से मात्र 1.5 घंटे का रास्ता रह गया है। बेनिफिट द ब्रिज, इस ब्रिज के बेनिफिट क्या है लोगों को, वहाँ टिहरी गढ़वाल के लोगों को क्या मिलेगा, बेटर कनेक्टिविटी विद इन द रीजन, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया है। बूस्ट टूरिज्म पोटेंशियल, वहाँ पर व्यापारिक और जो हमारा पर्यटन स्थल है, पर्यटक जो है वो बढ़ेंगे, वहाँ पर पर्यटन कार्य बढ़ेगा। गेटवे टू डेवलपमेंट इन द रीजन, और नई नई चीज़ों और इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए गेटवे ओपन हो गया है। लोकल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन मिला है, लोकल लोग बाग अब बहुत जल्दी एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर प्लेस कर पाएंगे, रीलोकेट कर पाएंगे, काम करना और काम करने की क्षमता में इंक्रीजमेंट आनी शुरू हो जाएगी। सो ये न्यूज़ इस तरीके से चर्चा में चल रही है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिख रहा है। सो ये आ चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, ये हमारे जो है सीएम है उत्तराखंड के, जिन्होंने टिहरी लेक पर बने हुए इस ब्रिज को, जिसका कि नाम है डोबरा चैंती ब्रिज, डोबरा चैंती ब्रिज को ओपन करा और ये न्यूज़ इस तरीके से चर्चा में आ रही है। और टिहरी डैम क्या है, एक बार इसको देखते हैं। टिहरी डैम क्या है, कहाँ इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं। टिहरी डैम पे जो ये जो ब्रिज है टिहरी लेक पे बना है, टिहरी डैम है क्या, जिस जो लेक है जहाँ टिहरी डैम में वो है, टिहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया एंड द फोर्थ हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। टिहरी बांध जो है इंडिया का सबसे बड़ा बांध है और वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा बांध है। इट इज़ अराउंड 260.5 मीटर हाई एंड 592 मीटर लॉन्ग। ये तकरीबन 260.5 मीटर ऊंचा है और 592 मीटर लंबा है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ टिहरी डैम एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट टेकन अप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑन रिवर भागीरथी टू टैप इट्स वास्ट पोटेंशियल फॉर इरीगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पज। ये भागीरथी रिवर, रिवर भागीरथी जो नदी है उसके ऊपर ये बनाया गया है और इसका जो मेन काम है डैम का, रिवर भागीरथी को रोकने का, जो पानी है उसको रोकता है। और इसका मेन इम्प्लीमेंटेशन काम है कि वहाँ के आसपास के जो किसान हैं उन्हें इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए उपलब्धता प्रोवाइड करना। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है क्योंकि इस डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सब जगह ट्रांसफ़र करी जाती है। इट इज़ लोकेटेड इन द टिहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। रिवर भागीरथी के ऊपर बना हुआ है। द रिवर स्ट्रीम ओरिजिनेट इन द गढ़वाल हिमालय, और इस रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है, इस नदी का ओरिजिन होता है गढ़वाल हिमालय के अंदर। हिमालय में जो गढ़वाल रीजन है वहाँ होता है। द रिवर आफ्टर द रीचिंग देव प्रयाग मीट अनदर हेड स्ट्रीम। देव प्रयाग जो नाम है उत्तराखंड के अंदर, देव प्रयाग में पहुँचने के बाद, बहुत 4-5 प्रयाग हैं हमारे, आप इसे ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। देव प्रयाग में पहुंचने के बाद इस भागीरथी रिवर के अंदर एक दूसरी स्ट्रीम, एक दूसरी धारा मिल जाती है, दैट इज अलकनंदा, अलकनंदा नदी मिल जाती है और तब इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। तो देव प्रयाग वो जगह है जहाँ पर भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर दोनों आके मिलती हैं, दोनों धाराएं मिलती हैं और इस नदी का नया नाम पड़ जाता है गंगा। देव प्रयाग वो जगह है। सो ये इंपॉर्टेंट खबर इस वजह से चल रही है। टिहरी डैम की आपने जो है
देख ली। सो ये पुल देख लीजिए, ये सिंगल कॉल लाइन पर बना हुआ पुल है जो कि टिहरी डैम से सामने वाले प्रताप नगर और टिहरी इलाके को कनेक्ट करता है, और ये सिंगल लेन पुल है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो चल रही थी। जुड़े रहिए उड़ान इन्फिनिटी के साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लिंक बॉक्स के अंदर आपको नंबर ऑलरेडी गिवन है। कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है, आप कुछ भी बैच के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए उड़ान इन्फिनिटी के साथ, और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। नमस्कार दोस्तों। हैं, आइए नज़र डालते हैं। सो इस वीक में, और जो हम पिछले एक दो दिन की बात करें, जो करंट न्यूज़ एनालिसिस हम देखें, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर आ रही थी, जो चर्चाओं में थी,